तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने नागराज और ड्रैकुला का अगला भाग लेके आया हूँ। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। नागराज भी रूपनगर की सीमा तक पहुँच गया था। ओह, भेड़िया कहीं नज़र नहीं आ रहा है और यह पता करना भी मुश्किल हो रहा है कि रूपनगर में आने के बाद वह किस दिशा में गया होगा। वह रहा, अब ये मुझसे बचकर नहीं जा सकता। पर ये तो मेरी तरफ ही आ रहा है और अब इसके पास सड़क का वह टुकड़ा भी नहीं है। भेड़िया वैम्पायर के वार से सर पर रस्सी टूट गई और नागराज का शरीर तेजी से नीचे गिरने लगा। आकाश में इस वक्त एक ही ऐसी चीज थी जो नागराज को थाम सकती थी और वह था वैम्पायर भेड़िया। नाग रस्सी भेड़िया के पैरों से ही आ लिपटी और कुछ ही पलों बाद नागराज भेड़िया के ऊपर सवार था। नागराज ने भेड़िया के पंख तोड़ने में एक पल भी व्यर्थ नहीं किया। अब भेड़िया वैम्पायर जमीन की तरफ गिरने के सिवाय कुछ भी नहीं कर सकता था। ये तो लगता है कि संसार से मुक्ति पा गया, लेकिन मुझको यह पता नहीं चल पाया कि ये सड़क का वह टुकड़ा कहाँ पर छोड़कर आया है। नागराज निश्चित हो गया था क्योंकि उसको यह पता नहीं था कि वैम्पायर इतनी आसानी से नहीं मरते। इसने तो दांत मेरी गर्दन में गड़ा दिए हैं वैम्पायरों की तरह। यानी ये भेड़िया एक वैम्पायर है, इसलिए ये जमीन पर गिरने के बाद भी नहीं मरा। मुझे मुझे काटने के बाद ये वैम्पायर भेड़िया तो गल रहा है, लेकिन इसके दांत मेरे शरीर में धंस चुके हैं और जहाँ तक मुझको पता है वैम्पायर जिस प्राणी का भी खून पीने की कोशिश करते हैं वह खुद भी वैम्पायर बन जाता है। नागराज एक वैम्पायर के रूप में तब्दील हो रहा था। वैम्पायर जाति एक बड़ी जीत हासिल करने में सफल हो गई थी। अब उसको दूसरी जीत का इंतजार था। ये आप क्या कर रहे हैं गुरुदेव? मुझे ड्रैकुला के बगल में क्यों लटा दिया है? ड्रैकुला को वश में करने का बस यही एक तरीका है नागपाशा। ड्रैकुला एक वैम्पायर है, जीवित मुर्दा। उसकी सारी शक्ति उसके शरीर के ही कारण है, इसलिए मैं ड्रैकुला के शरीर में तेरी आत्मा को प्रविष्ट कराने जा रहा हूँ। ड्रैकुला तो गल जाने के डर से नागराज को शायद न काटे, लेकिन जब ड्रैकुला के शरीर में तेरी आत्मा होगी तो तुझको ड्रैकुला के शरीर के गलने की कतई फिक्र नहीं होगी। और जब तक तू नागराज को वैम्पायर बनाकर उसको पाप का गुलाम नहीं बना देता, तब तक मैं तेरे अमर शरीर की रक्षा करूंगा। अब जा और मिला दे नागराज के जहरीले खून में वैम्पायर की लार के विषाणु। गुरुदेव की यांत्रिक शक्ति ने नागपाशा की आत्मा को ड्रैकुला के शरीर में प्रविष्ट करा दिया और इस घटना के एक एक पल को ध्यान से देखा गया। धोखा मुझे ध्रुव से लड़वा कर इसने मेरी सारी शक्तियाँ जान ली और अब ये अपने भविष्य के जरिए मेरे शरीर का प्रयोग अपने दुश्मन को खत्म करने के लिए करना चाहता है। मैं इसको सफल नहीं होने दूंगा। ड्रैकुला को डबल क्रॉस करके कोई नहीं बच सकता। ड्रैकुला की आत्मा विवश थी क्योंकि सारी शक्तियाँ ड्रैकुला के शरीर में ही होने के कारण वह नागपाशा और गुरुदेव का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था। उसके देखते देखते ड्रैकुला का शरीर जीवित हो उठा। कमाल हो गया गुरुदेव, मैं अपने अंदर नई नई शक्तियाँ महसूस कर रहा हूँ। अब मेरे सामने एक नागराज तो क्या 10 नागराज भी नहीं ठहर सकते। अब आने दो नागराज को, मैं उसकी एक एक हड्डी को 100 टुकड़ों में तोड़ डालूंगा। नहीं नागपाशा, तू नागराज को मारेगा तो जरूर, लेकिन पहले अपना पल्लड़ा भारी कर ले। नागराज को कमजोर कर फिर मार। नागराज कमजोर कैसे होगा गुरुदेव? पहले हम पूरे महानगर में तबाही फैलाएंगे, हर महानगर वासी को अपनी शक्तियों का बंधक बनाएंगे और फिर महानगर वासियों की जान का सौदा नागराज की जान के साथ करेंगे और वह सौदा हम कभी पूरा नहीं करेंगे। समझा ना? अब जा महानगर में विनाश फैला। समझ गया गुरुदेव, पर नागराज हमसे ऐसा सौदा करेगा इसकी क्या गारंटी है? निर्दोषों की जान बचाने के लिए नागराज कुछ भी कर सकता है, यही उसकी कमजोरी है। अब मैं तेरे शरीर को लेकर जाता हूँ और तू जा महानगर। नागराज जब यहाँ पर आएगा तो उसको सिर्फ कब्रें मिलेगी और मुर्दे। ये दोनों जा रहे हैं, मैं कैसे रोकूं इनको? कैसे? मुझे शरीर की ज़रूरत है। वैसे तो मैं किसी भी मुर्दे के शरीर में प्रवेश कर सकता हूँ, लेकिन फिर मेरी शक्तियाँ उतनी ही होगी जितनी उस मुर्दे के शरीर में शक्तियाँ होगी। मुझे एक ताकतवर शरीर चाहिए, किसी शक्ति धारक का शरीर। ओह, ये कौवा काफ़ी देर से उस कब्र के चक्कर काट रहा है। ये कौवा असाधारण है, यानी ये जिस कब्र के चक्कर काट रहा है वह भी असाधारण इंसान की होगी। अभी देखता हूँ। वह कब्र उस जिंदा मुर्दे की थी जिसका नाम था एंथोनी। प्रिंस चीख रहा है, इस तरह से वह पहले कभी नहीं चीखा। कब्र के पास जरूर कोई असाधारण अपराध हो रहा है। अपने शरीर में अभी घुसकर इस अपराध को रोक सकता हूँ।
एंथोनी को अपने शरीर में प्रवेश करने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि उसका शरीर पहले से ही कब्र फाड़कर निकल आया था। मिल गया मुझको उन धोखेबाजों को रोकने का रास्ता। ये शरीर मेरे जितना शक्तिशाली तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं काम चला लूँगा। अब मुझे भी महानगर जाना होगा। उन धोखेबाजों को मौत की नदी पार कराकर मैं फिर से अपना शरीर प्राप्त कर लूँगा। आह! कौन? सड़क का टुकड़ा यहीं पर पड़ा हुआ है, यानी तू ही है वह जिसके लिए वह उड़ता भेड़िया काम कर रहा था। उसने मुझे वैम्पायर जरूर बना डाला है, लेकिन फिर भी मेरा अपने शरीर पर अभी भी नियंत्रण है। इससे पहले कि मैं अनियंत्रित होकर तुझे मार डालूं, बता दे कि तूने ऐसा क्यों किया है। कौन है तू? नागराज, ये तो वही नागराज लगता है जिसको वैम्पायर बनाने की साजिश गुरुदेव द्वारा रची जा रही है। लेकिन ये तो पहले ही वैम्पायर बना हुआ है। जरूर मेरा कोई गुलाम वैम्पायर इसके शरीर में दांत गड़ाने में सफल हो गया है। यानी गुरुदेव को पता नहीं है कि उसकी योजना पहले ही सफल हो चुकी है। काश इस वक्त मैं अपने शरीर में होता तो ये मेरा गुलाम होता और मैं दुनिया पर राज करता, जिसका चाहता उसका खून पीता। लेकिन इस वक्त मेरा फ़ायदा इसमें है कि ये वैम्पायर न बने और उन धोखेबाजों से बदला लेने में मेरी मदद करे। पर यह होगा कैसे? इसमें तो अजीबोगरीब शक्तियां हैं और ये मेरी जान लेने पर उतारू है। इससे बचने के लिए इस शरीर में मौजूद शक्तियों का प्रयोग करना पड़ेगा। ड्रैकुला एंथोनी की शक्तियों को अब तक समझ चुका था। वह ट्रांसमिट होकर नागराज के पीछे जा पहुंचा। नागराज नीचे आ गिरा और गिरते ही एंथोनी की ठंडी आंख ने उसको घेर लिया। ये कैसी आ गई है? मुझे सुलगाने की बजाय मुझको ठंडा कर रही है। मेरी रगों में बहता खून जैसे बर्फ बनता जा रहा है। शुक्र मना कि तू अभी वैम्पायर है, इसलिए नर्क की इस ठंडी आग से अभी तक जिंदा बचा हुआ है। आम इंसान को तो यह आग अब तक सफ़ेद राग में बदल चुकी होती। मैंने तुझसे सीधा सा जवाब मांगा था, लेकिन तूने मुझ पर जानलेवा वार किया है। अब तो मैं तेरी लाश से ही सवाल पूछूंगा, जवाब चाहे मिले या नहीं। ये जल्दी ही ठंडी आग की कैद से आज़ाद हो जाएगा और मुझको अभी तक यह समझ में नहीं आ रहा है कि इसको वैम्पायर रूप से मुख से मुक्ति दिलाकर सामान्य रूप में कैसे लाऊं। यह घमासान युद्ध देख रही एंथोनी की आत्मा बेचैन होती जा रही थी। मेरे शरीर का प्रयोग नागराज को मारने के लिए किया जा रहा है। जो भी मेरे शव में घुसा है उसको ऐसा करने से रोकना होगा, लेकिन इस रूप में मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे भी एक शरीर चाहिए, ऐसा शरीर जो मेरे शरीर को चुनौती दे सके, और ऐसा शरीर सिर्फ एक ही है, मारिया के बेटे किंग का शरीर। किंग जिसके रूप में मैंने पुनर्जन्म लिया है। अभी तो मैं जब भी किंग के शरीर में प्रवेश करता था तो एंथोनी की यादें एंथोनी के शरीर में ही छोड़ जाता था, लेकिन इस बार मुझको एंथोनी की यादों के साथ ही किंग के शरीर में जाना होगा और किंग के शरीर में मौजूद शक्तियों की मदद से एंथोनी के शरीर को खाली करना होगा। एंथोनी अपनी तरफ से नागराज की मदद करने की कोशिश कर रहा था और नागराज को शायद मदद की ज़रूरत भी थी। ठंडी आग उसके अंदर की ऊर्जा को नष्ट करती जा रही थी, लेकिन नागराज से ज़्यादा मदद की ज़रूरत इस वक्त महानगर को थी, क्योंकि असली खतरा महानगर में मंडरा रहा था। ड्रैकुला की जिंदगी तो बड़ी मज़ेदार है। सम्मोहित करो और खून पियो। आओ जाओ मेरे गुलाम वैम्पायर भेड़िया, फैला दो दहशत महानगर में। जो मिले उसका खून चूस लो। जो मर गया वह किस्मत वाला होगा और जो बच गया वह मेरा गुलाम वैम्पायर बन जाएगा। यानी चित भी मेरी, पट भी मेरी और सीधी भी मेरे बाप की। ये तो शुरुआत है महानगर को बंधक बनाने की। मौत का नाच होना तो अभी बाकी है। शुरुआत ही इतनी भयानक थी कि अंत का अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल था। कमिश्नर ने ऑर्डर दे दिए हैं, शूट टू किल। महानगर में आतंक फैलाने वाला एक भी भेड़िया जिंदा नहीं बचना चाहिए। गोलियां जिंदों को मुर्दा बना देती है, लेकिन मुर्दों को क्या बनाती है? कुछ नहीं। माय गॉड, गोलियां तो इन पर बेअसर है। ये तो मेरा पूरा हाथ ही चबाए जा रहा है, गन सहित। कुछ ही देर बाद महानगर की सड़कों पर सिर्फ एक ही चीज़ चलती फिरती नजर आ रही थी, वैम्पायर भेड़िए। इस आतंक का मुकाबला करने की योजना भी बन रही थी। सभी महानगर वासियों को सलाह दी जाती है कि वे घरों के अंदर ही रहे, किसी भी सूरत में बाहर ना निकले और अगली सूचना का इंतजार करें। मम्मी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डर मत चिंपू, कुछ नहीं होगा। बम गिराओ, चिथड़े उड़ा दो इन शैतानों के। लेकिन
मौत के एक नहीं अनेक रूप होते हैं। ज़मीन पर कुछ और हवा में कुछ और। हेलीकॉप्टर के अंदर ये चमगादड़ कहाँ से आ गए? ऐसे साइज के चमगादड़ मैंने तो पहले कभी नहीं देखे। ये वैम्पायर चमगादड़ है, हमारा खून चूस रहे हैं। हवा में यान पर नियंत्रण खोने का एक ही नतीजा होता है, दुर्घटना। चिथड़े उड़ाने वालों के खुद ही चिथड़े उड़ गए थे। हे भगवान, जमीन पर भेड़िए घूम रहे हैं और आसमान में चमगादड़। शहर में शैतान का राज हो गया है। अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा मम्मी, ये नागराज का शहर है। तुम देखना, नागराज आएगा और शैतान दुम दबाकर भाग जाएगा। पूरा महानगर नागराज का रास्ता देख रहा था और नागराज देख रहा था मौत का रास्ता। ये ठंडी आंख मुझको बांधे हुए है और मैं अपने ऊपर से नियंत्रण खोता जा रहा हूँ। इसकी ठंडी ज्वाला से बचने के लिए मुझे कुछ करना होगा। मेरे सर पर पलक झपकते ही ज़मीन में सुरंग खोद देंगे। मैं ज़मीन में घुस जाऊंगा और आग मुझ तक नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन मुझको इस तक पहुंचने का मौका मिल जाएगा। आग थू, मुर्दों के अवशेषों से सनी हुई यह मिट्टी जमीन में घुसने से मेरे मुंह में भी जा घुसी है। मैंने वैम्पायर रूप का मन तो इसको चबा जाने का कर रहा है, लेकिन मैं इसको सह नहीं सकता। अब मैं तेरे चिथड़े उड़ा डालूंगा, फाड़ डालूंगा तुझको। मैं तो मुर्दा हूँ, मैं तो राख बनकर भी दोबारा पैदा हो सकता हूँ। वैसे तो मुझे इन धमाकों से कोई खास तकलीफ नहीं है, लेकिन अगर मैं मार खाता रहूँगा तो मारूंगा कब? तू फिर गायब होकर मेरे पीछे प्रकट हो गया। गायब होने का इतना ही शौक है तो मुझसे मार क्यों खा रहा है? गायब होकर दूर क्यों नहीं भाग जाता? मैं गायब नहीं होता, ट्रांसमिट होता हूँ, और बदकिस्मती से मैं वहीं तक ट्रांसमिट हो सकता हूँ जहाँ तक मेरी नज़र देख सकती हो। लेकिन फ़िलहाल मेरा इरादा इस शक्ति का प्रयोग करके भागने का बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मेरा इरादा तुझे होश की दुनिया से भगाने का ज़रूर है। तूने अपनी ट्रांसमिट शक्ति की एक कमी बताकर मेरा काम आसान कर दिया है। तू वहीं तक ट्रांसमिट हो सकता है जहां तक देख सके, इसलिए अब तू देख ही नहीं पाएगा। सर्प डिब्बे ने देखते ही देखते एंथोनी को अपने अंदर कर लिया था। ये सांप मुझे रोक नहीं पाएंगे। मेरी ठंडी आग इनको पलक झपकते ही खत्म कर देगी। इसका मौका तुझे नहीं मिलेगा मुर्दे, तुझे अब किसी भी चीज़ का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि तेरे चक्कर खाते सिर के साथ तुझको मैं तेरी कब्र में फेंकने जा रहा हूँ। यहाँ पर एक ही फटी कब्र है, यही तेरी कब्र होगी। एंथोनी के मुर्दा शरीर के अंदर पहुंचते ही कब्र गड़गड़ाकर बंद होने लगी और कब्र मेरे पूरा घुस पाने से पहले ही बंद हो गई है और मैं इसमें फंस गया हूँ। अब तो ये मेरी जान लेकर ही। अरे, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा तो सामान्य हो गया है, पर कैसे? वैम्पायर के असर के कारण मैं तुमको पहचान नहीं पा रहा था, अब मैं तुमको पहचान गया हूँ। तुम एंथोनी हो, रूपनगर के अपराध विनाशक। हाँ नागराज, पर तुम ठीक कैसे हुए? यह तो मुझे भी पता नहीं है, लेकिन थोड़ी देर से मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने आप पर फिर से नियंत्रण पाता जा रहा हूँ। लेकिन ये बताओ कि ये सब चक्कर क्या है? ये फ्रैंकस्टीन, हवा में उड़ता वैम्पायर, भेड़िया और वह सड़क का टुकड़ा, इन सब के साथ क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है? कौन रच रहा है ये षड्यंत्र? ड्रैकुला, महावैम्पायर ड्रैकुला ये सारा षड्यंत्र रच रहा है। ये सभी उसी के सेवक थे और अब वही ड्रैकुला महानगर में विनाश फैलाकर तुमको वश में करने गया है। उसी ड्रैकुला को नष्ट करने के लिए मुझको तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, और इसलिए मैं न चाहते हुए भी तुमको वैम्पायर रूप से मुक्ति दिलाने के लिए लड़ रहा था। मामला खतरनाक है, ड्रैकुला कुछ भी कर सकता है। हमको तुरंत महानगर पहुंचना होगा एंथोनी। एंथोनी के शरीर में मौजूद ड्रैकुला ने बड़ी सफाई से नागराज की मदद हासिल कर ली थी, लेकिन अभी यह तय होना बाकी था कि नागराज की मदद भी ड्रैकुला को नागपाशा से उसका शरीर वापस दिला पाएगा या नहीं, क्योंकि दो मौतों के बाद जी उठा ड्रैकुला का शरीर पहले से ज़्यादा शक्तिशाली हो उठा था और बगैर शरीर को काबू में किए हुए नागपाशा को उस शरीर से बाहर निकाल पाना असंभव था। अभी सभी महानगरवासी अपने अपने घरों में दुबक गए हैं। वे समझते हैं कि जब तक वे वहाँ हैं तब तक सुरक्षित है। उनको घरों से बाहर निकालना होगा, उनको जान की भीख मांगने के लिए मजबूर करना होगा, और ऐसा होने के बाद महानगरवासियों की जान का सौदा होगा नागराज की जान के साथ।
आओ अंधेरे के प्राणियों, नर्क के बासिंदों, खून के प्यासों, आओ सुनो अपने मालिक ड्रैकुला का हुक्म और उसे मानो। ड्रैकुला दो लोकों के बीच में भटकती दुष्ट आत्माओं को आहन कर रहा था और दुष्ट आत्माएं सदियों से ऐसे ही किसी आदेश का इंतजार कर रही थी। बाहर ये क्या हो रहा है? नागराज क्यों नहीं आ रहा है? मुझे बहुत ज़रूरी मीटिंग के लिए डिनर पर जाना था। सभी चीज़ें बंद है, चुपचाप घर में खाना खाओ। ये तो शुक्र मनाओ कि घर में खाने पीने का काफ़ी सामान है, क्योंकि अभी तो यह भी पता नहीं है कि कितने दिनों तक घर में ही रहना पड़ेगा। ये बदबू कैसी है? ई ये बदबू खाने की है, सड़ा खाना लाई हो तुम। इसमें तो कीड़े कुलबुला रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो खाना अभी अभी बनाया है। मैं अभी बर्तन धोकर कुछ और बना लाती हूँ। पता नहीं क्या हो रहा है। ये तो किचन से मम्मी चिल्ला रही है। क्या हुआ? तुम्हारे तुम्हारे हाथों में खून लगा है? हाथ कट गया है क्या? नहीं नहीं, नल नल में पानी की जगह खून आ रहा है। फ्रिज में रखी पानी की बोतलों का पानी भी खून बन गया है। खाना सड़ गया है। ये क्या हो रहा है? भगवान बचा लो, हमें बचा लो। बिना खाए पिए हम कितने दिनों तक बचेंगे? बचना है तो हमको ड्रैकुला के सामने घुटने टेकने ही पड़ेंगे। महानगर वालों की इच्छा शक्ति जवाब दे रही थी। लेकिन ड्रैकुला उर्फ नागपासा का अगला वार इंसानों की इच्छा शक्ति को तहस नहस कर देने के लिए काफ़ी था। वाह कमाल है डार्लिंग, ये काला कालीन तुमने कब खरीदा और बिछाया कब? मैं तो आज सारा दिन घर पर ही था। कालीन? कैसा कालीन? ये तो कालीन नहीं है, ये तो कीड़े हैं, लाखों कीड़े, और ये तुम्हारे ऊपर चढ़ रहे हैं। ये ज़रूर आदमखोर कीड़े हैं। हट जाओ वहाँ से मुरली, हट जाओ। लेकिन मुरली को हटने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि उसका मांस ही उसके बदन से हट चुका था। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मैं घर के अंदर नहीं रुक सकती, एक पल भी नहीं रुक सकती। मैं बाहर जाऊंगी। और अगर भगवान कुछ नहीं कर पा रहा है तो शैतान से अपनी और अपने बच्चे की ज़िंदगी की भीख मांगूंगी। हमें माफ़ कर दे ड्रैकुला, हमको बख्श दे, हम तेरी गुलामी कबूल करते हैं। मांसभक्षी कीड़ों की फौज ने महानगर के हर घर में घुसकर निवासियों को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया था। जहां पर भेड़ियों की फौज उनको फाड़ खाने के लिए तैयार खड़ी थी। उनको एक ही चीज़ बचा सकती थी, ड्रैकुला की शक्ति के सामने आत्मसमर्पण। हमको बख्श दे ड्रैकुला, हम तुमसे अपनी और अपने बच्चों की भीख मांगते हैं। हम तुम्हारी सत्ता को स्वीकार करते हैं। तुम जैसा हुक्म दोगे हम वैसा ही करेंगे। अरे वाह, ड्रैकुला की शक्तियों ने तो मेरा काम बड़ी आसानी से कर दिया। अब नागराज से सौदा करना आसान हो गया है। पर नागराज है कहाँ पर? नागराज भी आ जाएगा, लेकिन उसके आने से पहले मैं उस शिकंजे को खोल दूंगा जिसमें तूने महानगर वासियों को जकड़ रखा है। तू नर्क की पैदाइश है और तुझे वहीं पर जाना होगा। ड्रैकुला, ये तो फेसलेस है, पर इसको न पहचानने का नाटक करना होगा। कौन है तू जो ड्रैकुला की शक्तियों को चुनौती देने का साहस कर रहा है? मेरे एक इशारे पर तेरे बदन को मेरे करोड़ों अरबों आदमखोरों कीड़े चट कर जाएंगे। मुझे फेसलेस कहते हैं और तू शायद मुझको उन कीड़ों की धमकी दे रहा है। ये तो वही कीड़े हैं। तूने इनको एक जगह पर कैसे इकट्ठा कर लिया? किस शक्ति का प्रयोग कर रहा है तू? इसको तिलिस्मी शक्ति कहते हैं ड्रैकुला, और तिलिस्म में तंत्र हो या मंत्र हो, हर शक्ति को बांधने की क्षमता होती है। अब देख कि मैं कैसे तेरे कीड़े को धुआं बनाकर नर्क के रास्ते पर भेज देता हूँ। गगनचुंबी इमारतों को भी बौना बनाता आदमखोर कीड़ों का वह टीला फैसलेस के इशारे से धधक उठा। तूने मेरे कीड़ों को जला डाला, पर ऐसा करके तूने महानगर वासियों पर कसी मेरी मुट्ठी की सिर्फ एक उंगली को खोला है। शिकंजा अभी भी कसा है और कसा रहेगा। फाड़ डालो इसको। अनी अविनाशी भेड़िए दोनों तरफ से फैसलेस पर कूद पड़े, लेकिन फेसलेस तक पहुंच नहीं सके। तू ये क्या कर रहा है? मेरे भेड़िया कहाँ गायब होते जा रहे हैं? मेरा तिलिस्मी छल्ला इनके लिए उस लोक का द्वार खोल रहा है जहाँ से आए हैं। ये वापस जा रहे हैं, तुम्हारी कैद से आज़ाद हो रहे हैं। ये फैसलेस तो बड़ी टेढ़ी खीर मालूम पड़ता है। गुरुदेव तो मेरा शरीर लेकर आराम से बैठ गए हैं और मुझको इस जंगल में फंसा गए हैं। नागराज भी अब किसी भी समय आता होगा। उसके आने से पहले ही इस मुसीबत को दूर करना होगा। पर कैसे? ड्रैकुला के शरीर में घुसा हुआ नागपासा इस बात से अनजान था कि गुरुदेव उसकी हर हरकत पर नज़र रखे हुए था। मैं जानता था कि नागपासों को इतनी शक्तियों के बाद भी मदद की ज़रूरत पड़ेगी, और अब
और अब उसको वह शक्ति मैं दूंगा। फैसलेस यह बात नहीं जानता है कि ड्रैकुला ड्रैकुला नहीं बल्कि नागपासा है। वह उस पर वही शक्तियाँ आजमाएगा जो एक वैम्पायर पर कारगर सिद्ध होती हो। इसलिए मैं नागपासा के पास यांत्रिक शक्तियों को दूर प्रेषित कर रहा हूँ। महानगर में लो ड्रैकुला, अब महानगर वासी तुम्हारी नारकीय शक्तियों से सुरक्षित है और अब मैं इनको हमेशा के लिए तुमसे सुरक्षित रखने का उपाय कर रहा हूँ। इनको तिलिस्मी कवच की सुरक्षा प्रदान करके। इनको तो तूने सुरक्षा प्रदान कर दी, लेकिन तुझको सुरक्षा प्रदान कौन करेगा? ये किरण मेरे तिलिस्मी कवच को कैसे छेद गई? इसको तो कोई भी वैम्पायर शक्ति पार नहीं कर सकती है। ये वैम्पायर शक्ति नहीं है फेसलेस, ये यांत्रिक शक्ति है। यांत्रिक शक्ति तुम्हारे पास कैसे आई? और इस यांत्रिक शक्ति को तो मैं पहचानता हूँ, ये गुरुदेव की यांत्रिक शक्ति है। यानी वह तुम्हारी मदद कर रहा है, पर क्यों? जहाँ तक मैं जानता हूँ वह तो नागपासा के अलावा और किसी पर भरोसा करता ही नहीं है। शायद तुम ड्रैकुला नहीं कोई और हो। तू समझा तो सही है फैसलेस, लेकिन ज़रा देर से समझा है। अब समझने या ना समझने से तुझको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यांत्रिक शक्तियों से युक्त ये सलाखें पहले तेरे तिलिस्मी कवच को छेदेगी और फिर तेरे दिल को। ओह, तूने पलट कर अपने दिल पर आता वार कंधे पर ले लिया, यानी तू तड़प तड़प कर मरना चाहता है। खैर, तेरी मर्जी। वैसे मैं तो तुझको एक झटके से मार देना चाहता। अरे, मेरे दंड को किसने तोड़ डाला? किस में है मेरी यांत्रिक शक्ति को चूर करने की शक्ति? ये कहानी मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। इसका अगला और लास्ट भाग बहुत जल्द आप लोग के सामने लेके आऊँगा। धन्यवाद।